नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टार ऑनलाइन स्टडी में। और हम कर रहे हैं भारत के संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। इससे पहले हमने 1885 से शुरू किया था कि 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है। उसके बाद हमने ये देखा था कि बंगाल विभाजन को देखा, और इसी के साथ हमने क्या देखा था, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में होती है। कांग्रेस का विभाजन हमने 1907 में देखा, और उसके बाद हमने 1911 में बंगाल विभाजन निरस्त होते देखा। और उसके बाद हमने ये देखा कि गांधी जी की वापसी होती है साउथ अफ्रीका से, और 9 जनवरी या कहें 7 जनवरी से 9 जनवरी भारत में प्रत्येक वर्ष प्रवासी दिवस मनाया जाता है। और इसके बाद हमने होम रूल आंदोलन देखा था। होम रूल की नेतृत्व करता हमने ये पढ़ा था एनी बिसेंट थी। एनी बिसेंट ये अपने एनी बिसेंट थी, जिसके बारे में अपने पिछली वीडियो में चर्चा कर ली थी। साथियों, पूरी मैटर को समझना है, पूरे मैटर को समझना है तो आपको वीडियो को अंत तक देखना होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और हम चलिए बात करते हैं 1906 के बाद की घटनाओं के बारे से। समय बदल रहा था, परिस्थितियां बदल रही थी, और इसी दौरान क्या है, समय आ जाता है 1917 का। 1917 का ये वो समय था जब महात्मा गांधी का नेतृत्व देश को मिलने वाला था। और मिलता कहां पर है, चंपारण में। चंपारण में गांधी जी का आंदोलन में शुरुआत होती है। चंपारण के अंदर, चंपारण क्या था, नील की खेती को लेकर किसानों व अंग्रेजों के मध्य चल रहा था, जिसे 3 गठिया पद्धति भी कहते हैं। कहने का मतलब ये था कि जो अंग्रेज लोग थे वो मजबूर कर रहे थे भूमि के तीसरे हिस्से पर नील की खेती करने के लिए। जब नील की खेती की जाती है तो जमीन, इस नील की जो पौधा होता है उसकी जड़ें बहुत गहराई तक होती है, जिस कारण क्या होता है, भूमि बंजर हो जाती है, और किसान इससे बहुत ज्यादा परेशान थे। लेकिन यहां पर क्या है, अनिवार्य कर रखा था अंग्रेजों ने कि आपको ये नील की खेती करनी ही पड़ेगी। तो गांधी जी की मध्यस्थता में चंपारण आंदोलन होता है, और उसमें अंग्रेजों को झुकना पड़ता है। गांधी जी जब 1915 में भारत वापसी करते हैं तो वो साबरमती आश्रम, साबरमती नदी के किनारे आश्रम की स्थापना करते हैं। और उसके बाद उनके द्वारा पहला आंदोलन था जिसमें उनकी भूमिका बड़ी अहम होती है। और गांधी जी के पक्ष में या भारत के पक्ष में कहे तो इस आंदोलन की सफलता मिलती है, ये किसानों की जीत होती है। तो चंपारण आंदोलन के नाम से या चंपारण सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। ये घटना 1917 की है। और 1917 के बाद जो अगली घटना घटित होती है वो होती है 1918। 1918 ये समय था, फरवरी महीने का समय था। और अहमदाबाद, आपको पता है अहमदाबाद गुजरात में है, वहां पर मिल के मजदूरों की कुछ मांगे थी, वो लेकर मिल के जो मालिक थे उनके बीच और मजदूरों के बीच में एक विवाद चल रहा था। कुछ मांगों पर सहमति नहीं बन रही थी। इसमें गांधी जी की दोबारा से भूमिका आती है, और गांधी जी क्या करते हैं, इस आंदोलन में भी भाग लेते हैं, जिसे अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन के नाम से जाना जाता है। वह क्या था कि वो तब तक चंपारण सत्याग्रह की सफलता के बाद गांधी जी का नाम एकदम से आ गया था, तो अच्छा खासा नाम हो गया। तो जो ये मील के मजदूर थे ये गांधी जी के पास सूचना भिजवाते हैं कि आप हमारा नेतृत्व कीजिए। तो गांधी जी उनकी याचना को स्वीकार करते हैं, और बीच में जो मिल के मालिकों और मजदूरों के बीच मध्यस्थता करके उनकी मांगे मनवा दी जाती है। तो इस प्रकार 1918 का भी क्या है, जो आंदोलन है वो सफल रहता है। 1918 का आंदोलन भी सफल रहता है, और इसमें भी जो बड़ी भूमिका होती है वो गांधी जी की थी। ध्यान रखिए, चंपारण आंदोलन में भी भूमिका बड़ी किसकी थी, गांधी जी की थी। आपके मन में एक बात आई होगी कि सर नील की खेती क्यों की जाती है, नील की खेती क्यों की जाती थी। तो उसमें बड़ा कारण यह था, नील की खेती करने का बड़ा कारण यह था कि पहले ऐसे कृत्रिम रंग नहीं थे, जिसकी वजह से क्या है,
जिसकी वजह से क्या था कि हम अपने कपड़ों को रंग सके। इसीलिए क्या है, प्राकृतिक रंगों से ही कपड़ों को रंगा जाता है। जापान में उस समय क्या है, कृत्रिम रंगों का आविष्कार हो गया था, तो अंग्रेज भी कहीं ना कहीं पीछे हट गए थे और यहाँ गांधी जी का लक काम करता है। इसकी सफलता भी मिल गई थी और अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन की भी सफलता मिल गई थी। तो इस आंदोलन को अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन के नाम से जाना जाता है और ये अहमदाबाद में हुआ था। इसके बाद ये समय था फरवरी का और अगले महीने क्या है, एक नया आंदोलन अस्तित्व में आता है, वो होता है खेड़ा। गुजरात में एक जगह है खेड़ा, खेड़ा सत्याग्रह। ये घटना है मार्च 1918। देखो मार्च के अंदर आप देखो तो अपनी आर्थिक मंदी रहती है हमारे, क्योंकि मार्च का महीना था। मार्च में खेड़ा नहीं बखेड़ा हो गया था। खेड़ा सत्याग्रह में किसानों की मांग को लेकर था, वहां पर नेतृत्व करता सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और यहीं से ही वल्लभ भाई पटेल भारतीय राजनीति या भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में बड़ा चेहरा बन के आते हैं। और यहां से खेड़ा सत्याग्रह की सफलता के बाद में गांधी जी का कद और भी बड़ा हो गया था। बहुत बड़े स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर गांधी जी की पहचान बन गई थी और यहां से ही अपने को पहचान किसकी बनती है, सरदार पटेल, जिसके बारे में हम आगे और विस्तार से पढ़ेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में घटनाएं होती हैं। तो हम देखते हैं 1915 में गांधी जी की भारत वापसी होती है। कहां से? दक्षिणी अफ्रीका से। दक्षिणी अफ्रीका क्यों गए थे? वकालत करने के लिए गए थे। और 1915 में आते हैं। 1916 में होम रूल होता है। 1917 में हम देखें चंपारण आंदोलन होता है। 1918 के फरवरी महीने में अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन और 1918 के मार्च महीने में ही ये खेड़ा सत्याग्रह होता है। अगर आप स्कूल व्याख्याता का पेपर दे रहे हो तो उसमें सीक्वेंस में सेट करना आता है कि कौन सा आंदोलन पहले हुआ और कौन सा बाद में हुआ। ये दोनों ही 1918 के है, लेकिन वो फरवरी माह का है और ये अपने कब का है, ये मार्च महीने का है। थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना, ये कब का है, मार्च का है और ये फरवरी का है। तो इस तरीके से ये घटनाएं घटित हो रही थी। अब जब ये आंदोलन इतने ज्यादा सफल हो रहे थे तो अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने ये कहा क्यों ना भारतीयों को किसी ना किसी तरीके से रोका जाए। अब रोकने के लिए क्या किया जाए, कोई नियम या कुछ इस तरीके से लाया जाए। तो एक लॉ लेके आए, एक ऐसा कानून लेके आए जिसका नाम था रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट का मतलब ये था कि अगर अंग्रेजों को किसी भी भारतीय पर संदेह, यानी ऐसे समझ लो कि अंग्रेजों को ऐसा लगे कि ये मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है, जैसे अपने को ऐसा लगता है ना साजिश करें, तो पकड़ के डाल दो, कहां, जेल के अंदर डाल दो। तो ये था रॉलेट एक्ट। इसके अंदर जमानत वगैरह कुछ नहीं थी, इसीलिए इसको कोर्ट किया गया था। 1919 में आया था रॉलेट एक्ट। नाम बड़ा है लेकिन काम इसके बहुत खोटे हैं। खोटे इस प्रकार हैं कि नो वकील नो दलील, कोई दलील नहीं, कोई अदालत नहीं, कोई कोर्ट कचहरी नहीं, सीधा ही मामला क्या है, जेल में डालो और संदेह के आधार पर। यानी ब्रिटिश ये चाहते थे कि भारतीय किसी भी तरीके से कोई भी क्रांतिकारी घटना ना करे, कुछ भी ऐसी घटना घटित ना हो जिससे अशांति फैले, वायलेंस फैले। तो उसको कंट्रोल करने के लिए रॉलेट एक्ट आया था। अब जब ऐसा कानून आ गया, तो भारतीयों के मन में अविश्वास पैदा हो गया कि ये तो किसी को भी डाल सकते हैं, अपने थोड़ी बहुत ही कोई इधर उधर बात हुई तो वो तो डाल देंगे। तो भारतीयों ने क्या, इसका विरोध करना शुरू कर दिया। एक सत्यपाल जी और किचलू जी को विरोध कर रहे थे अमृतसर में, उन्हें पकड़ के जेल में डाल दिया। अब जब उनको शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रहे थे सत्यपाल जी और किचलू जी, उनको डाल दिया गया। तो उनके छोड़ने के लिए या कहीं उनको रिहा कराने के लिए एक जगह अमृतसर के अंदर एक बाग है, जलियांवाला बाग, वहां पर हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे होते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठे होके और सभा कर रहे थे। और यह समय था जिस दिन बैसाखी का दिन था, 13 अप्रैल का दिन था, जलियांवाला बाग के अंदर सभी लोग इकट्ठे होते हैं। अब पंजाब प्रांत के जो गवर्नर थे, कह सकते हैं जनरल डायर, वो क्या करते हैं कि निहत्थे जो किसान थे या लोग थे उन पर गोलियां चला दी जाती है और हमारे जो है सैकड़ों भाई बहन इस हत्याकांड के अंदर शहीद हो जाते हैं।
जो सरकारी रिपोर्ट है उसमें 350 से ऊपर लोग शहीद हुए थे, लेकिन कांग्रेस की रिपोर्ट ये कहती है कि उस समय के अंदर लगभग 1000 जो हमारे भारतीय थे वो इस गोलीकांड के अंदर शहीद हो गए थे। जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में गोली चला दी थी, जिसमें हमारे जो भारतीय थे वो शहीद हो गए थे। ये घटना कब की है? 13 अप्रैल, जिस दिन वैसाखी का त्योहार होता है, पंजाब में मनाई जाती है वैसाखी। ठीक है जी, ये अप्रैल महीने में आती है। और ये क्या था, इस तरीके से जब ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, उससे भारतीयों के अंदर और भी ज्यादा असंतोष पैदा हो गया। और हम देखते हैं और भी ज्यादा असंतोष पैदा हो गया, जिससे क्या होता है कि भारतीय एकजुट होना शुरू हो गए। ये देख लीजिए जी, गोलियां चला रहे हैं, अंग्रेज है जिसमें से अधिकतर अपने भारतीय है, लेकिन वो अपनों पर ही गोलियां चला रहे हैं और जिसमें बहुत से लोग मारे जाते हैं। और ये घटना भारत के इतिहास में काफ़ी विभत्स थी, या कहें बहुत ही ऐसा दुखदायी घटना थी, जिसे सुनकर आज भी हमारे आंखों में आंसू आ जाते हैं। अगली घटना की अगर हम आंदोलन की बात करेंगे, समय हो चुका था 1919 का। 1919 का समय हो चुका था और एक खिलाफत आंदोलन के नाम से भारत में एक आंदोलन शुरू होता है 1919 के अंदर। 1919 के अंदर हुआ क्या था, प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। प्रथम विश्व युद्ध चला था, आपको पता है 1914 में शुरू हुआ था और 1919 तक चला था। और उसमें जो बड़ी भूमिका किसकी थी? ब्रिटेन की थी, क्योंकि ब्रिटेन के बारे में यह कहा जाता था कि कभी सूर्यास्त होता ही नहीं था, सारी दुनिया, आधी से ज्यादा दुनिया कब्जा रखी थी। तो इन्होंने क्या किया, टर्की पर कब्जा कर लिया, आज को जिसे तुर्की कहा जाता है। टर्की पर ब्रिटिशर्स ने कब्जा करके और वहां पर एक धार्मिक पद था खलीफा का, उस पद को समाप्त कर दिया। जब उस पद को समाप्त कर दिया तो संपूर्ण जो विश्व के अंदर जो इस्लाम को मानने वाले लोग थे उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया और ये कहा कि ये हमारे धर्म के खिलाफ है, आप ऐसा नहीं कर सकते हो। तो एक आंदोलन शुरू हुआ जिसका नाम था खिलाफत आंदोलन। भारत में भी इसकी जो क्या कहते हैं, भारत में भी इसकी कहीं ना कहीं संदेश पहुंचा, या कहीं या उसकी जड़ें भी भारत तक पहुंचना शुरू हो गई, क्योंकि भारत में भी मुस्लिम्स रहते थे। और भारत के अंदर इसका नेतृत्व करने वाले 2 व्यक्ति थे, अली बंधुओं के नाम से जाना जाता है, अली बंधुओं के नाम से जाना जाता है। और यह आप देख सकते हो, ये है जी अली बंधुओं के नाम से ये इस आंदोलन की शुरुआत होती है। और गांधी जी ये कहते हैं कि भारतीयों को इस आंदोलन में भागीदार बनना चाहिए। भारतीयों से भी आगे बढ़ के इन्होंने ये कह दिया कि हिंदुओं को भी इस आंदोलन में आगे बढ़ना चाहिए। किस प्रकार से? वो ये कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम एकता का ऐसा अवसर अगले 100 सालों तक नहीं आएगा। तो खिलाफत आंदोलन भारत में भी काफी बड़े प्रभाव के अंदर फैला था। लेकिन हुआ क्या कि जो टर्की के लोग थे उन्होंने कह दिया कि हमें खलीफा का चाहिए ही नहीं, पद ये वाला हमें नहीं चाहिए। यानी एक बहुत बड़ा धर्मगुरु जैसी पोस्ट होती थी। जैसे अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो वहां पर पॉप होते थे, इटली के अंदर जैसे पॉप होता था उस तरीके की पोस्ट थी, उसको समाप्त कर दिया। जब तुर्की वालों ने मानने से मना कर दिया तो स्वतः ये आंदोलन खत्म हो गया था। लेकिन गांधी जी की इसमें भी भूमिका थी। चलिए अगली घटना तक पहुंचते हैं हम। अब क्या है, भारतीय काफी परेशान हो गए थे और इन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं हमें ऐसे क्या है कि अंग्रेजों से छुटकारा पाना पड़ेगा। तो क्या करें, अब इनसे छुटकारा पाने के लिए क्या किया जाए? तो बोले गांधी जी ने ऐसे करते हैं, अपने इनका सहयोग ही नहीं करते हैं, असहयोग करते हैं। खिलाफत आंदोलन के बाद में असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है भारत में। और इसकी शुरुआत कब होती है? 1920 में। दिन था 1 अगस्त का और 1920 को इसकी शुरुआत होती है असहयोग आंदोलन की। कहने का मतलब ये है कि जो ब्रिटिशर्स है ये किसी की खुद की स्वयं सहायता नहीं कर सकते हैं। खुद की इनके स्कूलों में मत जाओ, इनके स्कूलों पे मत जाओ, इनके घरों में काम मत करो और किसी भी प्रकार से कोई भी सहायता मत करो। तो आप अपने आप ही सहयोग नहीं करोगे तो ये हट जाएगी। और ये घटना काफी हद तक सफलतापूर्वक संपन्न हो रही थी। लोगों ने स्कूल छोड़ दिए, वकीलों ने कोर्ट में जाना छोड़ दिया और उनके छोड़ने के साथ साथ ही क्या हुआ
अंग्रेज धीरे धीरे कमजोर होने लगे, उनके बनाए हुए स्कूलों में नहीं गए, उनके द्वारा पहने हुए वस्त्रों को उन्होंने क्या कर दिया, कह सकते हैं अपने त्याग दिया था। तो ऐसे वो करना शुरू कर दिया। इसी बीच घटना आ जाती है 1922 की 4 और 5 फरवरी की रात को चोरा चोरी कांड हो जाता है गोरखपुर यूपी के अंदर। एक चलती हुई ट्रेन को लूट लिया जाता है, क्रांतिकारियों द्वारा चोरा चोरी कांड हो जाता है, जिससे गांधी जी को ये चलते हैं कि मेरे आंदोलन में तो अहिंसा का प्रवेश हो गया है। तो वहां से अहिंसा का प्रवेश की वजह से क्या करते हैं, ये इस घटना को दूर करने का प्रयास करते हैं और वहां से क्या करते हैं, असहयोग आंदोलन को जब ये अपने शिखर पर था तो उसे वापस ले लेते हैं। और यहां से ही जो भारतीयों ने अपनी नौकरियां छोड़ दी थी, गांधी जी के कहने पर स्कूल छोड़ दिए थे, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार कर दिया था, होली जला दी थी, और कहीं ना कहीं पीछे हटने से आंदोलन कमजोर हो जाता है, क्योंकि गांधी जी ये कहते थे मैं तो अहिंसावादी हूं। सही मायने में पूछे तो ये गांधी जी की बहुत बड़ी गलती थी। और यहां पर गांधी जी ये भी कहते हैं कि मैंने हिमालय से बड़ी गलती कर दी, क्योंकि अगर कुछ टाइम और टिक जाता तो अंग्रेज स्वतः ही चले जाते, क्योंकि अंग्रेज खुद नहीं कर सकते थे, ये केवल बुद्धि का प्रयोग करते थे, शारीरिक इनसे कार्य कुछ भी नहीं होता था। वो शारीरिक कार्य करने वाली शक्ति कौन सी थी, भारतीय लोग ही करते थे। लेकिन कहीं ना कहीं इस असहयोग आंदोलन के अंदर गांधी जी पीछे हट गए। पीछे हटने से ये आंदोलन कमजोर हो गया और कमजोर होते ही ये समाप्ति की तरफ बढ़ गया। तो गांधी जी ने एक ये भी कहा था कि मैंने हिमालय से बड़ी गलती कर दी, और गलती हिमालय से भी बड़ी गलती थी। भारतीयों की नौकरियां चली गई थी, अंग्रेजों का क्रूर और भी ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गया था। तो ये घटना 1922 की थी। और जब कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था 1922 के अंदर, तो सबसे पहले गांधी जी ने ये कहा कि भारत का संविधान भारतीयों के द्वारा बनाया जाएगा, यानी जो भारत का संविधान बनेगा वो भारतीय स्वयं बनाएंगे। उसमें सबसे बड़ी भूमिका किसकी होगी, भारतीयों की होगी। 1922 में कहा था। ये आरएस के पेपर में पूछा है कि ये गांधी जी ने कब कहा, 1922 में कहा था कि भारत का संविधान भारतीयों द्वारा बनाया जाएगा। इसके बाद अगली घटना हमारी घटित होती है 1924 में। बेलगांव के अंदर गांधी जी अध्यक्षता करते हैं। बेलगांव कर्नाटक के अंदर है, एकमात्र अधिवेशन कांग्रेस का जिसकी अध्यक्षता गांधी जी करते हैं। मल्टी टाइम ये क्वेश्चन पूछा गया है कि गांधी जी ने कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता किस अधिवेशन में की थी, बेलगांव अधिवेशन में की थी। एकमात्र ही था, उसके अलावा नहीं की थी। तो ये पेपर में काफी इंपॉर्टेंट है, इसको साथ साथ नोट कर लेना। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। लिंक में मैं लिंक उसका सेंड कर दूंगा कमेंट बॉक्स में, आप उसको ज्वाइन कर लेना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। आगे हमारी घटना घटित होती है 1925 में। कांग्रेस के अंदर 1917 के अंदर जो एनी बेसेंट पहली महिला होती है कांग्रेस के अंदर जो अध्यक्ष बनती है, लेकिन प्रथम भारतीय जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनती है वो है सरोजनी नायडू। और कब बनती है, 1925 के अंदर। सरोजनी नायडू वो प्रथम महिला थी जो कांग्रेस की प्रथम अध्यक्ष बनी थी। वर्तमान के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी है, काफी समय तक सोनिया गांधी जी रहे थे। सबसे लंबा कार्यकाल अध्यक्ष के तौर पर देखें तो सोनिया गांधी जी का रहा है। लेकिन पहली भारतीय महिला कौन थी, सरोजनी नायडू। वैसे पहली महिला जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी वो थी एनी बेसेंट। तो 1925 का था, ध्यान रखना। एनी बेसेंट 1917 में बनी थी अध्यक्ष। ये सरोजनी नायडू जी है। इन्होंने एक कोटेशन दी थी जब भारत आजाद हो गया था, तो ये राज्यपाल के पद पर नियुक्त हुई थी। तो इन्होंने कहा कि राज्यपाल का जो पद है ना वो पिंजरे के अंदर बंद, एक जैसे पक्षी होता है ना, पक्षी को सोने के पिंजरे के अंदर डाल दें, तो उस तरीके का है। उसके पास शक्तियां, आभास बहुत कराया जाता लेकिन है कुछ नहीं, पक्षी को सोने के पिंजरे के अंदर ताड़ दिया है। तो उस तरीके की कोटेशन सरोजनी नायडू ने दी थी। क्रांतिकारी रही हैं, भारतीय स्वतंत्रता में इनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। आगे इनके बारे में और विस्तार से पढ़ेंगे। हमने
पिछली वीडियो में चर्चा की थी साइमन कमीशन के बारे में। साइमन कमीशन के बारे में, साइमन कमीशन आया था और उन्होंने 1927 में भारत में आए थे 1919 के अधिनियम की जांच करने के लिए और आगे भारत के संविधान की क्या रूपरेखा रहेगी उसकी जांच करने के लिए आया था, लेकिन भारत में असफल हो गया। साइमन गो बैक के नारे लगने शुरू हो गए थे और इसका विरोध कर रहे थे भगत सिंह जी, राजगुरु जी, सुखदेव जी, लाला लाजपत राय जी और बहुत सारे क्रांतिकारी थे लाहौर के अंदर। और वहां पर लाठीचार्ज हो जाती है और इस लाठीचार्ज के दौरान क्या होता है कि लाला लाजपत राय जी के सर में लाठियां पड़ती हैं जिससे वो घायल हो जाते हैं। और जब वो घायल हो रहे थे उस समय उन्होंने ये कहा था कि मेरे शरीर पर पड़ी हुई एक एक लाठी ब्रिटिश सरकार के ऊपर ताबूत की कील का काम करेगी। तो ये कोटेशन की थी लाला लाजपत राय ने। तो आप देखते हो कि अंग्रेजों की जड़ें उखड़ गई थी इस आंदोलन के बाद, क्योंकि भारतीयों के अंदर बहुत ज्यादा क्या है रोष उत्पन्न हो गया था कि हमने अपना इतना बड़ा, जिसे पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता था, लाला लाजपत राय गर्म दल के नेता थे और वो शहीद हो जाते हैं इस साइमन कमीशन का विरोध करते समय। भगत सिंह जी ने कहा था कि हम लाला लाजपत राय जी की शहीद उसकी मृत्यु का बदला जरूर लेंगे और वो लेते हैं सरेंडर को गोली मारकर। इसके बाद में जब अंग्रेजों ने ये कहा कि आप हमारे द्वारा भेजे गए जो आयोग है इसको आप असफल करते, क्या तुम खुद स्वयं बना सकते हो? तो उस समय मोतीलाल नेहरू जी आगे आते हैं, बिल्कुल हम बना सकते हैं। और 1928 के अंदर नेहरू समिति का गठन किया जाते हैं जिसके अध्यक्ष होते हैं मोतीलाल नेहरू और उनके सचिव होते हैं जवाहरलाल नेहरू। सचिव होते हैं पंडित नेहरू या जवाहरलाल नेहरू जी। ये इनके बेटे होते हैं मोतीलाल नेहरू, इनके पिताजी हैं जी। उनकी अध्यक्षता में डोमेनियन स्टेट बनाकर ये कहते हैं कि हाँ पूर्ण डोमेनियन स्टेट, औपनिवेशिक राष्ट्र हमें बना के दे दीजिए और ये अपनी रिपोर्ट सौंपते हैं। इनकी सिफारिशें क्या थी ये इतना ज़्यादा विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन नेहरू समिति गठन का पूछते हैं कब हुई थी? 1928 में हुई थी। अब इस बात से असहमत हो जाते कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और वो कहते हैं कि हमें औपनिवेशिक राष्ट्र नहीं चाहिए, डोमेनियन स्टेट नहीं चाहिए, हमें पूर्ण स्वराज्य चाहिए। और पूर्ण स्वराज की मांग की थी 1929 में लाहौर अधिवेशन में। किसने की थी? पंडित नेहरू ने की थी। पंडित नेहरू ने कहा था कि हमें औपनिवेशिक राष्ट्र नहीं चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए। और इसी दौरान जब धीरे धीरे पता चलता है अंग्रेजों को कि भारतीय कहीं ना कहीं विरोध की तरफ जा रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, लंदन में टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन करवाते हैं, गोलमेज का आयोजन कराते हैं। हिंदी में गोलमेज कहते हैं, वैसे इंग्लिश में टेबल कॉन्फ्रेंस कहते हैं। और भारतीयों को वहां आमंत्रित किया जाता है कि आप आइए। अब क्या है, प्रथम जो गोलमेज होता है वो होता है 1930 में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन होता है 1930 में। द फर्स्ट टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 में होता है। और इसमें क्या है, कांग्रेस भाग नहीं लेती है और ना ही गांधी जी भाग लेते हैं। इसमें भाग लेने वाले व्यक्ति डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, बड़ा नाम, और महाराजा गंगा सिंह और भी बहुत सारे राजा थे, लेकिन ये इन्हें विशेष रूप से आमंत्रित किया जाता है। आपको पता है महाराजा गंगा सिंह जी अंग्रेजों के बहुत बड़े सहयोगी थे और उन्हीं की वजह से श्री गंगानगर में गंगा नहर का निर्माण हुआ था। तो ये वहाँ पर विशेष निमंत्रण पर जाते हैं और डॉक्टर अम्बेडकर भी विशेष निमंत्रण पर जाते हैं। तो इस दौरान क्या होता है, गांधी जी भी नहीं आते हैं, ना ही कांग्रेस आती है। तो इरविन उस समय भारत के वायसराय थे। इरविन गांधी जी को न्योता भेजते हैं कि गांधी जी आप आइए, बातचीत करिए। गांधी और इरविन के बीच एक समझौता होता है कि आप टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लीजिए। ये घटना 1931 की है। तो गांधी जी के सामने कई बातें रखी जाती हैं जिससे इरविन अपने विचार रखता है और गांधी जी भी अपने विचार रखते हैं। गांधी जी यहाँ तक भी कहते हैं कि भगत सिंह की जो फांसी है उसको माफ़ करवा दिया जाए, इनकी सज़ा को छोड़ दिया जाए। तो यहाँ पर ये कहते हैं, इरविन कहते हैं कि ये जो भगत सिंह को फांसी का जो ऑर्डर आया है ये यहाँ से नहीं आया, ये बाहर से आया है, अर्थात लंदन से आया, इसे आप नहीं कर सकते हैं।
तो इस दौरान इन दोनों के बीच में समझौता हो जाता है और गांधी जी टेबल कॉन्फ्रेंस में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और ये घटना कौन सी थी? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1931 को हुआ था। और गांधी जी व कांग्रेस भाग लेते हैं। एकमात्र गोलमेज सम्मेलन जिसमें गांधी जी ने भाग लिया था, एकमात्र गोलमेज सम्मेलन जिसमें कांग्रेस पार्टी ने भाग लिया था, वो था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 के अंदर 1969। ये जी लॉर्ड इरविन है और इरविन और गांधी के बीच में 5 मार्च 1931 के अंदर, ये तारीख भी ध्यान रखना अगर आप स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहे हो पॉलिटिकल साइंस से, तो ये तारीख विशेष रूप से ध्यान रखना। 5 मार्च 1931 गांधी और इरविन के बीच में समझौता, गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। ये इरविन है जी और ये गांधी जी है जी। ये टेबल कॉन्फ्रेंस है और आप देख रहे हो ये गांधी जी बैठे हैं, इनके साथ और भी भारतीय बैठे हैं। तो ये द्वितीय गोलमेज था जिसमें भाग लिया था किसने? कांग्रेस ने और गांधी जी ने। आप देख सकते हो ये रे गांधी जी बैठे हुए हैं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, ये पूरे के पूरे भारतीय हैं। इस तरीके से चर्चा चल रही थी और ये कहाँ हो रहा था? लंदन के अंदर हो रहा था जी। अब जब गोलमेज चल रहा था उस समय डॉक्टर अंबेडकर भी गए हुए थे। तो डॉक्टर अंबेडकर जी ये कहते हैं कि आपने सभी की बात मान ली, लेकिन हजारों सालों से शोषित और पीड़ित महिलाएं और दलित हैं, उनके लिए आपने क्या किया? तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड उनकी बातों से इतने प्रभावित होते हैं और वो कहते हैं डॉक्टर अंबेडकर जी अब इसके बाद भी जो भी एक्ट आएगा उसमें महिलाओं के लिए और वंचित वर्गों के लिए हम विशेष प्रावधान करेंगे। तो पृथक निर्वाचन पद्धति के बारे में वो उल्लेख करते हैं। जब इसकी बात का पता चलता है गांधी जी को, तो गांधी जी यरबदा जेल के अंदर अनशन कर देते, बोले ये पृथक निर्वाचन प्रणाली नहीं चाहिए। पृथक निर्वाचन प्रणाली क्या थी? एक क्षेत्र से उसी समुदाय के लोग उसी व्यक्ति को वोट देंगे, दूसरे समुदाय से कोई भी लेना देना नहीं होगा। इससे गांधी जी को ये हो जाता है कि कहीं ना कहीं हिंदू धर्म से अगर पिछड़े दलित लोग अलग हो गए तो हिंदू की धर्म की वर्ण व्यवस्था बिखर जाएगी। तो गांधी जी वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे, ध्यान रखना। तो वो पूना के अंदर क्या करते हैं? अनशन कर देते, यरबदा जेल के अंदर अनशन कर देते हैं। अंबेडकर और गांधी जी के बीच पूना के अंदर समझौता होता है। गांधी जी भूख हड़ताल कर देते हैं और अंबेडकर जी को झुकना पड़ता है। और इन दोनों के बीच में जो समझौता होता है उसे पूना पैक्ट या पूना समझौता के बारे में वो मैंने विस्तार से पिछली वीडियो में बता दिया है, आप देख लेना। और 1932 में हुआ था पूना पैक्ट, आप देख सकते हो जी। ये महाराजा गंगा सिंह जी, बीकानेर के राजा और गंगानगर, श्री गंगानगर के संस्थापक महाराजा गंगा सिंह जी, डॉक्टर अंबेडकर और गांधी जी के बीच में पूना पैक्ट, पूना समझौता हुआ था। तो ये मुख्य बात थी, इसमें ये घटनाएं घटित हुई थी। आगे की चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जय हिंद, जय भारत।